हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल इलेक्ट्रिक। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज का एक नया वीडियो। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर व्हेन लोड इज कैपेसिटिवली डोमिनेंट इन नेचर। मैं डिस्क्रिप्शन में ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज जो है उसका लिंक दे रहा हूं, ताकि आप ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज के जितने भी वीडियोस इससे पहले मैंने अपलोड किए हुए हैं उसके कंटेंट आप लोग अच्छे से देख सको, ताकि इसके बाद आने वाले जो वीडियोस है या आज का भी जो वीडियोस है उसे आप अच्छे से स्टडी कर सको, समझ सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल इलेक्ट्रिक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि चैनल के नोटिफिकेशंस सबसे जल्दी आपके पास पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर व्हेन लोड इज कैपेसिटिवली डोमिनेंट इन नेचर। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में स्टार्ट जो करते हैं वो है इक्वेशन थ्योरी से। पावर इक्वेशन और करंट इक्वेशन देखते हैं ट्रांसफार्मर का, जब लोड कैपेसिटिवली डोमिनेंट इन नेचर जो है वो आपने कनेक्ट किया हो। तो देखिए ये है पावर का इक्वेशन। ट्रांसफार्मर जो है ये सप्लाई सिस्टम से जो इनपुट से पावर विड्रॉ करेगा, जो रहेगा पी इन इनपुट पावर, उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर जो है वो ट्रांसफार्मर अपने कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए यूज करेगा, मतलब कोर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्लक्स डेवलप करने के लिए करेगा। और कुछ परसेंटेज ऑफ इनपुट पावर ये लॉस को ओवरकम करने में जाएगा, क्योंकि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो प्रैक्टिकल है, तो फिर डेफिनेटली लॉसेज जो है वो होंगे। तो वो ओवरकम करने के लिए जो पावर रहेगा वो इनपुट पावर में से कुछ परसेंटेज ऑफ पावर रहेगा, और मेजर शेयर इनपुट पावर का जो है वो लोड के डिमांड को कैटर करने के लिए रहेगा। तो इस तरह से इनपुट पावर के बेसिकली तीन फंक्शन है, ऐसे आप बोल सकते हो। तो पी इन इनपुट पावर, उसमें से पहला फंक्शन कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए इनपुट पावर में से कुछ पावर यूज होगा, कुछ पावर जो है वो इनपुट पावर में से लॉस को ओवरकम करने के लिए रहेगा, जो पी लॉस से लिख के रखा है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इंपॉर्टेंट शेयर ये जो रहेगा इनपुट पावर का, ये लोड के डिमांड को कैटर करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो गया इनपुट पावर के बारे में। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं पावर इक्वेशन के बाद करंट इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम लोग हर एक पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक करंट को यूज करेंगे। तो देखिए जो इनपुट पावर है, ये जो इनपुट साइड है, प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर का, उसका जो करंट है प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1, उसे हम लोग यूज करेंगे प्राइमरी या फिर इनपुट साइड के पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से देखिए I1 ये आपका वो करंट है जो प्राइमरी या इनपुट पावर को रिप्रेजेंट करता है। IMU जो है ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 का, जो वो पावर को रिप्रेजेंट करता है जो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए लगता है। और IW ये लॉस कंपोनेंट है आपके प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 का, और वो पावर को रिप्रेजेंट करता है जो लॉस को ओवरकम करने के लिए लगता है। और लास्ट में I2 डैश ये लोड कंपोनेंट है आपके प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 का, जो वो पावर को रिप्रेजेंट करता है जो लोड के डिमांड को कैटर करने के लिए पावर लगता है। तो इस तरह से देखिए आपका जो इनपुट पावर है उसके भी जो तीनों फंक्शन है ट्रांसफार्मर में जो रहते हैं या रह सकते हैं, वो पूरे फंक्शन आज इनपुट पावर के रहे। और इस तरह से आपका जो इनपुट करंट है या प्राइमरी वाइंडिंग करंट है I1, उसके भी तीन कंपोनेंट है करंट के, एक है आपका IMU, एक है IW और एक रहेगा I2 डैश। जनरली इससे पहले हम लोगों ने जो ऑपरेशन देखा था ट्रांसफार्मर का, चाहे वो आइडियल ट्रांसफार्मर हो, विथ लोड विदाउट लोड, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विदाउट लोड हो, उसमें सिर्फ दो ही फंक्शन हुआ करते थे। लेकिन आज जब हम लोग लोड कनेक्ट हम लोगों ने किया है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर कंसीडर कर रहे हैं, तो तीनों फंक्शन जो है वो पावर के भी हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, और आपका जो इनपुट साइड का प्राइमरी साइड का जो करंट है I1, उसके भी तीन कंपोनेंट आपको यहां दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से करंट इक्वेशन भी हम लोगों ने देखा,
और पावर इक्वेशन जो है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल जो वोल्टेज है उनके रिलेशंस के बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सेकेंडरी साइड जो है जहां लोड कनेक्ट किया हुआ है वो साइड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और बाद में शिफ्ट होते हैं प्राइमरी साइड की तरफ। तो देखिए, आप अज्यूम कीजिए कि आपने रेटेड लोड जो है ट्रांसफार्मर का कैपेसिटिवली डोमिनेंट नोड जो है वो कनेक्ट किया है, लेकिन रेटेड लोड कनेक्ट किया है। तो जाहिर सी बात है दोनों साइड में जो करंट फ्लो हो रहे होंगे ट्रांसफार्मर में वो रेटेड करंट फ्लो हो रहे हैं, सेकेंडरी साइड में I2 और प्राइमरी साइड में I1। तो क्या होगा अगर आप रेटेड लोड कनेक्ट किया है आपने, तो क्या होगा देखिए, अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में, आप ट्रांसफार्मर को अगर आपने चार्ज किया है, ट्रांसफॉर्मेशन अगर हो गया है, तो फिर ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ होगा वो है आपका म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। तो इस तरह से देखिए, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है E2, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद सर्किट क्लोज है, क्योंकि आपने रेटेड लोड कनेक्ट किया हुआ है, कैपेसिटिवली डोमिनेंट लोड कनेक्ट किया हुआ है। तो सर्किट क्लोज होने की वजह से और ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से ये रेटेड करंट I2 जो है वो फ्लो होते हुए आपको दिखेगा। और क्या होगा, अगर वाइंडिंग में रेटेड करंट अगर फ्लो हो रहा है तो वाइंडिंग का ही ये जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है तो दोनों वाइंडिंग का नेचुरल नेचर हम लोग लेते हैं, R+L टाइप का वाइंडिंग होता है कोई भी डिवाइस या मशीन का, अगर वो प्रैक्टिकल है तो वाइंडिंग का जो दो पैरामीटर्स है, एक रेजिस्टेंस होगा और एक रिएक्टेंस होगा वाइंडिंग का। तो देखिए, वाइंडिंग में जब ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी वाइंडिंग में E2 और सर्किट क्लोज है, लोड कनेक्ट किया है आपने, तो रेटेड करंट जो फ्लो होगा I2, उस वजह से वोल्टेज ड्रॉप्स होते हुए इंटरनली वाइंडिंग में आप लोगों को दिखेगा। जैसे कि आप लोग देखिए, जब वाइंडिंग के रेजिस्टेंस R2 में जब वाइंडिंग का रेटेड करंट I2 फ्लो होगा तो I2 R2 इतना रेजिस्टिव ड्रॉप होगा। और देखिए, सेम करंट I2 जब वाइंडिंग के रिएक्टेंस X2 में आप लोग कंसीडर करोगे तो I2 X2 इतना रिएक्टिव ड्रॉप होगा, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूलेशन क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई बाय ओमिक वैल्यू। तो वाइंडिंग के दो ओमिक वैल्यू है, एक रेजिस्टेंस और एक रिएक्टेंस। तो जब करंट और आप ओमिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आप वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर पाओगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका जो रेजिस्टेंस है R2 और सेकेंडरी वाइंडिंग का रिएक्टेंस है X2, उसमें जब करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप होते हुए हम लोगों ने अभी देखा। तो क्या होगा, वाइंडिंग में अगर इंटरनली वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहे हैं वाइंडिंग के ओहमिक प्रॉपर्टी के वजह से, तो लोड टर्मिनल्स जो है वहां जो वोल्टेज मिल रहा है वो डेफिनेटली कम मिलेगा, E2 के लेवल से कम रहेगा। तो इसलिए देखिए, ईएमएफ इंड्यूस अगर आप अज्यूम करते हो 100 वोल्ट, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया हुआ है, आप सपोज अज्यूम कीजिए कि 100 वोल्ट इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है E2, तो उसमें से जो ड्रॉप हुए हैं दोनों मिला के, रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप, अगर वो 20 वोल्ट है तो क्या होगा, 100 में से जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है 20 वोल्ट, अगर उसे अगर हम लोग माइनस करते हैं तो जो 80 वोल्ट बचेगा वही आपको लोड टर्मिनल्स V2 जो है वहां दिखेगा। इसका ही मतलब क्या है कि 20 वोल्ट इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वो इसलिए ड्रॉप हुआ है क्योंकि सर्किट क्लोज है, करंट फ्लो हो रहा है और वाइंडिंग का जो रेजिस्टिव और रिएक्टिव नेचर है उस वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसका ही मतलब अभी हम लोग सेकेंडरी साइड में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है और अगर रेटेड लोड कनेक्टेड है या लोड अगर कनेक्टेड है तो कभी भी E2 और V2 ये इक्वल नहीं हो सकता है। रैदर E2 और V2 के बीच में ये ड्रॉप्स होंगे, फाइनाइट ड्रॉप्स होंगे। और ड्रॉप कितना होगा वो अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है तो वो डिपेंड करता है कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना है और वाइंडिंग का जो लीकेज रिएक्टेंस है या रेजिस्टेंस का जो फिक्स्ड वैल्यू है वो कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ड्रॉप होगा ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को वहां कॉन्सेंट्रेट करना है कि E2 और V2 इक्वल नहीं है और उनके बीच में ड्रॉप हो रहा है। और जब फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उस वक्त भी ये बात का आपको ख्याल रखना होगा कि E2 का वेक्टर और V2 का जो वेक्टर है उसके बीच में ये वोल्टेज ड्रॉप्स के वेक्टर लाई करेंगे। एक ही जगह पे E2 और V2 आप नहीं बता पाओगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना वो वैल्यू में इक्वल होंगे ना उनका जो एंगुलर रिलेशनशिप होगा वो इन फेज नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ये हो गया सेकेंडरी साइड के वोल्टेज ड्रॉप्स के बारे में। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे प्राइमरी साइड की तरफ, हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे प्राइमरी साइड की तरफ और वहां क्या हो रहा है वो देखेंगे। तो देखिए, प्राइमरी साइड की तरफ देखते हैं।
तो प्राइमरी साइड जो है उसमें ये देखिए, ये वाइंडिंग जो है प्राइमरी वाइंडिंग, उसका ये रेजिस्टेंस है R1 और प्राइमरी वाइंडिंग का ये रिएक्टेंस है X1। तो क्या होगा, प्राइमरी साइड जो है, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस में जब रेटेड वोल्टेज V1 हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए सर्किट क्लोज है, रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया है आपने, तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेटेड करंट या सप्लाई सिस्टम से I1 विड्रॉ करेगा। तो क्या होगा, जैसी I1 ये रेटेड करंट आपका प्राइमरी वाइंडिंग कैरी करेगा, वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और वाइंडिंग के रिएक्टेंस R1 X1 के वजह से वाइंडिंग में जो है वो ड्रॉप्स होते हुए आपको दिखेंगे, और वो जो ड्रॉप है वो उनका फॉर्मुलेशन रहेगा I1 R1 और I1 X1। I1 R1 ये रेजिस्टिव ड्रॉप होगा और I1 X1 ये रिएक्टिव ड्रॉप। तो चलिए, जैसा सेकेंडरी में ड्रॉप्स होते हुए हम लोगों ने देखा, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि प्राइमरी साइड में भी वोल्टेज जो है वो ड्रॉप्स होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अगर वाइंडिंग में इंटरनली वोल्टेज अगर ड्रॉप हो रहा है, तो देखिए V1 और E1 ये इक्वल नहीं रहेंगे। आप एग्जांपल के तौर पे जो लिया हुए नंबर्स जो लिए हुए हैं उसे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। समझिए, अगर V1 अगर 100 वोल्ट है सपोज, तो अगर आपने 100 वोल्ट अप्लाई किया है, तो देखिए आपने तो अप्लाई किया होगा 100 वोल्ट, लेकिन 100 वोल्ट में से अगर R1 और X1 ये जो वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, उसमें I1 ये रेटेड करंट फ्लो होने की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो समझिए अगर 20 वोल्ट है, तो 100 में से अगर 20 वोल्ट अगर ड्रॉप हो रहा है, तो वो अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, तो जो 80 वोल्ट ये जो वोल्टेज है, उतना वोल्टेज विस्टैंड कर रहा है आपका प्राइमरी वाइंडिंग, जिसको हम लोग E1 बोल रहे हैं। इसका ये मतलब क्या हुआ कि V1 E1 इक्वल नहीं है और उनके बीच में वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में भी और प्राइमरी साइड में भी, दोनों साइड में ये फाइनाइट वोल्टेज ये ड्रॉप्स होते हुए हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं जब हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और कैपेसिटिवली डोमिनेंट लोड हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से वोल्टेज ड्रॉप्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा जब ट्रांसफार्मर एक प्रैक्टिकल था और सेकेंडरी साइड में रेटेड कैपेसिटिवली डोमिनेंट लोड कनेक्ट किया हुआ है। और साथ में ट्रांसफार्मर में जो पावर रिलेशंस है और करंट के जो रिलेशंस है वो भी हम लोगों ने देखे। तो चलिए, ये जो ऑपरेशन है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का, वो हम लोग अभी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम। देखिए, बिना प्रॉपर मॉडलिंग किए, बिना कुछ इक्वेशन थ्योरी पावर और करंट इक्वेशन के अलावा, ये जाने में भी, ये बिना ये कंसीडर किए भी आप काफी अच्छे से फेजर डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। इससे पहले के भी जो लेक्चर्स हम लोगों ने देखे थे, जो मेरे वीडियोस थे ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के, जिसमें लोड हमने पहले रेजिस्टिव नेचर का कंसीडर किया था, उसके बाद इंडक्टिवली डोमिनेंट कंसीडर किया था, तो उस वक्त भी हमने काफी अच्छे से फेजर डायग्राम को जो है वो डिस्कस किया था। तो चलिए, कैपेसिटिवली डोमिनेंट लोड को भी देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फेजर डायग्राम। तो चलिए फेजर डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। एक एक वेक्टर के तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और वॉच कीजिए वीडियो को टिल द एंड। जल्दी हम लोग फेजर डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस वेक्टर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फेजर डायग्राम जो वेक्टर से स्टार्ट होता है वो वेक्टर को रेफरेंस वेक्टर बोला जाता है, और उसे परफेक्टली हम लोग कैसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। और यहां पे रेफरेंस वेक्टर करके हम लोग फ्लक्स को ले रहे हैं। वैसे ले तो वोल्टेज को भी सकते हैं, कोई भी करंट को ले सकते हो आप, लेकिन हम लोग फ्लक्स को ये रेफरेंस वेक्टर ले रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स ये एक ऐसी क्वांटिटी है ट्रांसफार्मर में जो कॉमन है दोनों साइड के लिए। क्योंकि आप देखिए, कोर में जो फ्लक्स रहता है वो सेम फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करता है और प्राइमरी वाइंडिंग को भी लिंक करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों इलेक्ट्रिकल साइड को लिंक करने वाला एक कॉमन पैरामीटर ये फ्लक्स है। तो हम लोग इसीलिए फ्लक्स को रेफरेंस लेंगे, ताकि फेजर डायग्राम काफी इजीली सामने जो व्यूअर्स बैठा है उसे रिप्रेजेंट कर सके, और जो व्यूअर है वो डिफरेंशिएट कर सके दोनों साइड को, प्राइमरी साइड को भी और सेकेंडरी साइड को भी। इसीलिए हम लोग रेफरेंस को जो है वो फ्लक्स ही लेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो फ्लक्स ये वेक्टर से हम लोग फेजर डायग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप फेजर डायग्राम को, एक एक वेक्टर को कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं रेफरेंस वेक्टर, जो कि हमारा फ्लक्स है। तो देखिए, ये ओरिजिन हो गया और ये मैंने परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ये फ्लक्स जो है ये वेक्टर बना के रखा है, क्योंकि वो रेफरेंस है तो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल वो रहेगा। अब देखिए, ये मैग्नेटिज्म है, तो यहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ ओरिस्टेड, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये प्रिंसिपल था, और ओरिस्टेड ने ये बताया थे
कि मैग्नेटिज्म और जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। You cannot separate electricity from magnetism and magnetism from electricity. Both are the same thing. जहां जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां मैग्नेटिज्म रहेगा ही, या जहां मैग्नेटिज्म है वहां आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसका ही मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक ही जगह पे इन फेज बताना होगा। तो हम लोगों ने इन फेज ही बताया है। हमारा मैग्नेटिज्म जो है वो फ्लक्स है और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ले रहे हैं आईएमयू को, क्योंकि आप देखिए आईएमयू ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 का, जो रिप्रेजेंट करता है वो पावर को जो कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन पावर को हम वेक्टर डायग्राम में बताते नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी करके आईएमयू जो है उसे लिया हुआ है। तो चलिए आईएमयू ये इलेक्ट्रिसिटी है और फ्लक्स उसका मैग्नेटिज्म, तो आप इन दोनों वेक्टर को सेपरेट नहीं कर पाओगे, इनको इन फेज रखना होगा एज पर द प्रिंसिपल ऑफ ओरिस्टेड। तो हम लोगों ने उसे ही यूज किया है। आप देखिए दो वेक्टर अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए, उसमें से पहला रेफरेंस था फ्लक्स जो था मैग्नेटिज्म, और ये आपका हुआ इलेक्ट्रिसिटी आईएमयू। तो आप सेपरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये एक ही जगह पे है, इन फेज है देखिए आप। तो चलिए ये हो गए दो वेक्टर। अभी हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं E1 और E2 ये दो वेक्टर के तरफ। हम लोगों को अभी E1 और E2 बताना है, तो हम लोग यूज करेंगे लेंस लॉ, क्योंकि देखिए लेंस लॉ जो है उसमें कोरिलेट किया हुआ है रिस्पांस और कॉस को, तो इसीलिए हम लोग भी वो प्रिंसिपल अभी यूज करने वाले हैं। तो फ्लक्स जो है वो आपका कॉज रहेगा जो कोर में है ट्रांसफार्मर के, और उसका जो रिस्पांस है वो रहेगा E1 और E2, क्योंकि देखिए अगर कोर में फ्लक्स अगर नहीं है अल्टरनेटिंग फ्लक्स, तो फिर सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड E2 ये नहीं मिलेगा, और सेम फ्लक्स जब मतलब लिके आपका जो है वो लिंक नहीं करेगा प्राइमरी वाइंडिंग को, तो उसमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 भी नहीं मिलेगा। इसका ही मतलब क्या है, कोर में फ्लक्स होना इंपॉर्टेंट है। अगर कोर में फ्लक्स नहीं होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक नहीं करेगा, तो उसमें E2, और प्राइमरी वाइंडिंग को अगर लिंक नहीं करेगा तो उसमें E1 नहीं मिलेगा। इसका ही मतलब E1 E2 जो मिला है वो रिस्पांस है, और फ्लक्स जो है वो उसका कॉज। तो लेंस लॉ से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। तो कैसा कोरिलेट करेंगे वो देखिए, जो रिस्पांस रहता है वो 90 डिग्री लैग हम लोग बता सकते हैं लेंस लॉ के हिसाब से। जो रिस्पांस है वो कॉस को अपोज करता है, तो ये जो है रिस्पांस E1 E2 ये 90 डिग्री जो है वो पीछे बताना है, आपको लैग करता हुआ दिखना चाहिए। तो आप देखिए, आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए, देखिए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हम लोग वेक्टर्स का कंसीडर करते हैं ऑलवेज। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एरो का टिप फ्लक्स के पास है तो वो आगे हुआ, और टेल जो है आप देखिए ये जो वेक्टर है E1 और E2 दोनों एक ही जगह पे बताया मैंने, क्योंकि दोनों ये रिस्पांस है, दोनों की जगह एक ही होगी। तो आप देखिए ये जो वेक्टर है उसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप, ये जो वेक्टर है E1 E2 इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। वेक्टर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एरो का टिप प्लस के पास है तो वो आगे हुआ, और टेल ये E1 E2 के पास है तो वो दोनों पीछे हुए। और कितना पीछे आप देख सकते हैं 90 डिग्री है, आप लोग एक तरीके से बता भी सकते हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं ये हुआ 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए वेक्टर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, एरो का टिप प्लस के पास है वो आगे हुआ, और टेल जो है वो E1 E2 के पास है तो वो पीछे हो गए 90 डिग्री से। इसका ही मतलब क्या हुआ कि रिस्पांस है E1 E2 इसलिए वो अपोज करता है, इसलिए उसको 90 डिग्री लैग बताते हैं। तो लेंस लॉ का जो इफेक्ट है या लेंस लॉ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो फेजर डायग्राम में किस तरह से बताया जाता है ये शायद आपको क्लियर हुआ होगा। जो रिस्पांस रहता है उसे 90 डिग्री पीछे बताया जाता है, तो रिस्पांस है E1 E2 तो उसे 90 डिग्री पीछे बताया है आपके फ्लक्स से, और एरो का टिप जो वेक्टर के पास होता है वो आगे होता है, ये याद रखिए, और टेल जिसके पास होता है वो पीछे। तो आप देखिए आखिरी बार हम लोग और एक बार डिस्कस कर रहे हैं, तो एरो का टिप प्लस के पास है तो वो आगे हुआ, और टेल जो है वो E1 और E2 ये के वेक्टर के पास है तो वो पीछे है। तो चलिए 4 वेक्टर अभी तक हम लोगों ने देखे और 2 लॉ को हम लोग यूज कर चुके हैं, एक है ओरिस्टेड और दूसरा लेंस लॉ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्लक्स जो है वो रेफरेंस था हम लोगों का, तो फ्लक्स के ऊपर जितने भी वेक्टर्स है वो प्राइमरी के हम लोगों को बताने हैं, और रेफरेंस फ्लक्स के नीचे ये सेकेंडरी के वेक्टर्स को हम लोगों को बताना था। तो गलती से सेकेंडरी साइड में जो है वो प्राइमरी साइड का एक वेक्टर आया हुआ है
और देखिए वो है E1, तो उसको हम लोग पहले शिफ्ट कर देते हैं अपने प्राइमरी वेक्टर्स के साइड में। तो देखिए ये जो वेक्टर है आपका E1, ये नीचे तो E1 है, लेकिन हम लोग अगर उसको शिफ्ट करते हैं ऊपर, तो ये देखिए ये शिफ्ट कर दिया मैंने, तो वो हो गया -E1, क्योंकि नीचे +E1 था, तो ऊपर शिफ्ट हो गया तो -E1 हम लोग बता सकते हैं। लेकिन वेक्टर ये ऑलवेज पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको मॉड इसलिए यूज किया हुआ है ताकि वो पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो आप देखिए ये नीचे था E1, लेकिन प्राइमरी साइड का वेक्टर मुझे ऊपर चाहिए थे पूरे, तो मैंने क्या किया, नीचे +E1 था तो मैंने उसको ऊपर शिफ्ट किया। देखिए आप, ये हो गया -E1, लेकिन उसको मॉड लिया है ताकि वो पॉजिटिव में रिप्रेजेंट हो। तो चलिए E1 भी हो चुका है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं IW। ये करंट को हम लोग फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ये देखिए यहां थोड़ा कॉन्सेंट्रेट आप लोग कर सकते हो। ये देखिए प्राइमरी वाइंडिंग का जो एक्चुअल वोल्टेज है वो है E1, क्योंकि देखिए आपने तो अप्लाई किया है V1, लेकिन वो आप प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल वोल्टेज जो वाइंडिंग विथस्टैंड कर रही है वो V1 नहीं है, वो E1 है, क्योंकि बीच में अच्छा खासा ड्रॉप हो रहा है। तो वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज है E1 जो हमने यहां लिया हुआ है, और प्राइमरी वाइंडिंग का वो कंपोनेंट, प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट है I1, उसका वो कंपोनेंट जो आप बताने जा रहे हो वो है IW, और आपको पता है कि IW लॉस कंपोनेंट है। तो वाइंडिंग का R प्लस L जो नेचर है उसमें से हम लोग ले रहे R नेचर, क्योंकि रेजिस्टिव नेचर जो होता है वो हम लोग यूज करते हैं लॉस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि देखिए वाइंडिंग का रेजिस्टिव नेचर ये रिस्पॉन्सिबल होता है लॉस के लिए। तो जब आप लॉस कंपोनेंट IW को बता रहे हो, तो आप वाइंडिंग का R प्लस L ये जो नेचर है रेजिस्टिव कम इंडक्टिव, उसमें से सिर्फ रेजिस्टिव नेचर ही लोगे। तो चलिए ये हो गया नेचर, ये वोल्टेज और करंट, तो एक तरीके से ट्रायंगल बन गया। तो इस तरह से अभी आप फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो करंट है अगर नेचर रेजिस्टिव है, तो हम लोगों ने देखा था, या आप लोगों को पता होगा कि फेजर डायग्राम बनाते वक्त जब नेचर ये रेजिस्टिव होता है किसी बाइंडिंग का, या आप अगर रेजिस्टिव नेचर कंसीडर करते हो किसी बाइंडिंग का, तो करंट ये इन फेज होता है वोल्टेज के, या करंट वहीं पे होगा जहां पे वोल्टेज होगा, अगर सर्किट या नेचर अगर रेजिस्टिव है तो देखिए ये रेजिस्टिव नेचर है, तो ये IW जो करंट है ये वही रहेगा जहां पे E1 है। तो हम लोगों ने वही बताया हुआ है। अब देखिए ये आपका जो वेक्टर है, ये वेक्टर है E1 का, तो जहां E1 है वहीं पे हमने IW जो है लॉस कंपोनेंट ये बताया हुआ है। तो शायद अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो IW है वो लॉस कंपोनेंट है, तो वहीं पे क्यों बताया जहां पे E1 है। तो चलिए IW भी बता दिया है। तो इस तरह से अभी हम लोगों के पास फेजर डायग्राम में IMU भी अवेलेबल है और IW भी अवेलेबल है। तो अभी हम लोग इनका वेक्टर एडिशन लेने वाले हैं ताकि I0 हम लोग बना सके। तो आप देखिए IMU काफी सिंपल होता है। क्या किया है, देखिए IMU जो है उससे पैरेलल एक वेक्टर इमेजिनरी लाइन से यहां बनाया है, और IW जो वेक्टर है लॉस कंपोनेंट उससे पैरेलल एक वेक्टर इमेजिनरी लाइन से यहां बनाया हुआ है, तो उनका ये रिजल्टेंट रहेगा जो है I0। तो देखिए IMU और IW का जो रिजल्टेंट है वेक्टर एडिशन जो है वो रहेगा I0। तो चलिए I0 भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। इस तरह हम लोग यहां तक आ चुके हैं। अभी फेजर डायग्राम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग जो है वो बनाएंगे V2 जो है वो वेक्टर बनाने वाले हैं। तो देखिए V2 वेक्टर कैसा बना सकते हैं, कहां बना सकते हैं। देखिए अभी तक आप लोगों के पास E2 ये वेक्टर है। आप देखिए हम लोग यहां तक आ चुके थे, E1 E2 हम लोगों ने बनाया था सेकेंडरी साइड में, E2 हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन देखिए E2 जहां है वहां आप V2 कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो इन फेज कभी रहेगा ही नहीं। देखिए आप E2 और V2 ये एक ही जगह पे कभी रहेगा नहीं, क्योंकि देखिए E2 और V2 के बीच में ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वाइंडिंग के रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फेजर डायग्राम में E2 और V2 के वेक्टर के बीच में आपको वोल्टेज ड्रॉप्स के वेक्टर बताने हैं, और E2 और V2 वैल्यू से भी इक्वल नहीं है और इन फेज भी नहीं रहेंगे एंगुलर रिलेशनशिप में। तो आप कैसे बता पाओगे। अब देखिए मैंने अज्यूम किया हुआ है V2 को। आप देखिए ये आपका E2 का वेक्टर था, तो देखिए ये V2 का वेक्टर हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है। देखिए E2 और V2 को थोड़ा पीछे लैग करते हुए ये अजम्पशन है। आगे आपको जस्ट 5 मिनट में वीडियो में 5 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा कि ऐसा अज्यूम क्यों किया है V2 को। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूं ये जो आपका V2 है उसको आपने अज्यूम किया हुआ है, क्योंकि मैं V2 को वही नहीं ले पाऊंगा जहां पे E2 है, क्योंकि
E2 और V2 के बीच में ड्रॉप्स के वेक्टर होने चाहिए। तो ड्रॉप्स के वेक्टर आपको डायग्राम में दिख भी रहे होंगे। आप देखिए E2 और V2 ये जो है उनके बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो आपको ड्रॉप्स के वेक्टर्स ही दिखने चाहिए। तो ड्रॉप्स के वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं फेजर डायग्राम में। आप देखिए ये आपका E2 का वेक्टर हो गया और ये आपका V2 का वेक्टर है। तो देखिए E2 और V2 के जो दो वेक्टर्स है उनके बीच में ड्रॉप्स के वेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये रेजिस्टिव ड्रॉप का वेक्टर है, ये रिएक्टिव ड्रॉप का वेक्टर है। इसका ये मतलब E2 और V2 के बीच में ड्रॉप्स के वेक्टर मैंने बताया। तो ड्रॉप्स के वेक्टर कब बता सके आप E2 और V2 के बीच में? जब उनके बीच में सफिशिएंट जगह थी, मतलब एक ही जगह पे वो दो वेक्टर नहीं थे, इसीलिए हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है V2 को यहां E2 के बाद। तो चलिए वेक्टर ड्रॉप्स जो है, वोल्टेज ड्रॉप्स के जो वेक्टर्स है वो तो हम लोग बताएंगे, ड्रॉप्स के वेक्टर हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी तक हम लोग कहां तक आए हैं? V2 तो आए हैं। E2 ये मैंने E2 का वेक्टर मैंने पहले ही बना के रखा था और अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं V2 के बारे में। मैं अभी डिस्कस कर रहा था और मैं अभी आपके सामने बोल चुका हूं कि मैंने V2 जो है वो E2 के पहले यहां पे ऐसा ये जो है अज्यूम किया हुआ है। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फेजर डायग्राम में। तो V2 ये वेक्टर के बाद जो हम लोगों ने अभी अभी अज्यूम किया है, हम लोग अभी बताएंगे करंट I2 के बारे में। सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट है, सेकेंडरी वाइंडिंग का जो करंट है या लोड का जो करंट है, एक ही बात है, I2 को हम लोग बता रहे हैं। तो देखिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहां। देखिए लोड का वोल्टेज है V2, लोड का करंट है I2 और लोड का नेचर है कैपेसिटिवली डोमिनेंट। देखिए लोड जो है, लोड का वोल्टेज है V2, लोड का करंट है I2 और लोड का नेचर है कैपेसिटिवली डोमिनेंट। तो देखिए अगर प्योरली कैपेसिटिव होता तो करंट 90 डिग्री आगे हम लोग लेते हैं। रूल है फेजर डायग्राम का, जब प्योरली सर्किट जो है वो कैपेसिटिव होता है तो करंट ये लीड करता है 90 डिग्री से। लेकिन हम लोगों का जो लोड है वो प्योरली कैपेसिटिव नहीं है, कैपेसिटिवली डोमिनेंट है। तो करंट आगे ही रहेगा, लीड ही करेगा वोल्टेज को, बस 90 डिग्री नहीं करेगा, थोड़ा कम लीड मैं बताऊंगा। तो देखिए वही किया हुआ है। आप देखिए V2 I2 कैपेसिटिवली डोमिनेंट, ये C मतलब कैपेसिटिव है और अपवर्ड एरो मतलब डोमिनेंसी के लिए मैंने बताया। तो लोड का वोल्टेज है V2, लोड का करंट है I2 और लोड का नेचर है कैपेसिटिवली डोमिनेंट। तो इसलिए कैपेसिटिवली डोमिनेंट नेचर है लोड का, इसलिए करंट जो है वो लीड रहेगा। बस 90 डिग्री लीड नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि प्योरली कैपेसिटिव लोड नहीं है, डोमिनेंसी है कैपेसिटर की। तो करंट लेकिन रहेगा ये लीड ही। तो देखिए कैसा बता सकते हैं। तो देखिए ये V2 अभी अभी हम लोगों ने अज्यूम किया था। अब देखिए वेक्टर का जो रोटेशन है वो देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो एरो का टिप जो वेक्टर के पास है वो है I2, तो वो आगे हुआ, और टेल जो है वो है V2 के पास। ठीक है, तो जो टेल है, ठीक है, वो V2 के पास है, मतलब वो पीछे हुआ। अब आप बोलेंगे कि I2 यहां क्यों बनाया है? क्योंकि देखिए ये E2 और V2 के बीच में आप ये I2 को नहीं बता सकते, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं E2 और V2 के बीच में जो जगह है वो रिजर्व्ड है, ड्रॉप्स के लिए रिजर्व्ड है। क्योंकि आप देखिए यहां पे भी E2 और V2 के बीच में ड्रॉप्स के लिए जगह रिजर्व्ड है। तो उन दो वेक्टर के बीच में E2 और V2 के आप सिर्फ वोल्टेज ड्रॉप्स के ही वेक्टर बता सकते हो, दूसरा कुछ नहीं। तो इसीलिए ये जो E2 का वेक्टर है और ये जो V2 का वेक्टर है उनके बीच में सिर्फ ड्रॉप्स के वेक्टर है। तो अगर आपको करंट को ये V2 से आगे बताना है तो आप E2 और V2 के बीच में जो जगह है इतने जगह पे नहीं बता सकते, इसलिए हम लोगों ने इधर बताया। तो आप देखिए और एक बार मैं बता रहा हूं, वेक्टर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए एरो का टिप जिसके पास, जो वेक्टर के पास है वो आगे, तो एरो का टिप करंट के पास है तो I2 आगे हुआ, लीड कर रहा है, और टेल ये V2 के पास है तो V2 पीछे हुआ। इस तरह से हम लोगों को करंट को आगे बताना था तो हमने आगे बताया है। तो इस तरह से देखिए कैपेसिटिवली डोमिनेंट लोड है तो करंट ये लीड कर रहा है। तो इस तरह से अभी तक हमने I2 बता दिया। ये है सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट I2। आप देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट या लोड का करंट है I2 जो अभी रिप्रेजेंट हो चुका है। तो चलिए सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट I2 तो रिप्रेजेंट हो चुका है, लेकिन आपको अच्छे से पता है जब सेकेंडरी वाइंडिंग में आपने लोड कनेक्ट किया है और I2 फ्लो हो रहा है, और आपने वो फेजर डायग्राम में बताया भी है I2, तो आपको पता है जब सेकेंडरी वाइंडिंग में लोड कनेक्ट करने से करंट फ्लो हो रहा है I2, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का पावर रिक्वायरमेंट बढ़ी, क्योंकि आपने लोड कनेक्ट किया तो अच्छा खासा करंट I2 फ्लो हो रहा है। तो करंट बढ़ने की वजह से, लोड बढ़ने की वजह से पावर लेवल जो है, पावर की डिमांड सेकेंडरी में जो है वो बड़ी होगी। तो फिर ट्रांसफार्मर खुद को स्टेबल रखने के लिए क्या करेगा, खुद को बैलेंस रखने के लिए क्या करेगा? सेकेंडरी का लोड बढ़ा, करंट बढ़ा, पावर लेवल बढ़ा, तो ट्रांसफार्मर खुद को स्टेबल रखने के लिए प्राइमरी साइड का भी क्या बढ़ाएगा? पावर लेवल बढ़ाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा?
उसके लिए वो क्या करेगा, अपना पावर लेवल बढ़ाने के लिए प्राइमरी साइड का, वो प्राइमरी साइड का करंट लेवल बढ़ा देगा। करंट बढ़ने से पावर लेवल बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि सेकेंडरी का करंट बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर प्राइमरी का करंट ये एडिशनली बढ़ा रहा है, और उसी हम लोग एडिशनल प्राइमरी करंट या लोड कंपोनेंट बोलते हैं, और वो है I2 डैश, जो कि हम लोगों ने यहां देखा था I2 डैश लोड कंपोनेंट। सेकेंडरी में लोड आपने बढ़ाया, कनेक्ट किया, लोड बढ़ाया है, तो सेकेंडरी वाइंडिंग का करंट जो है I2 ये बढ़ेगा। करंट बढ़ने की वजह से पावर की डिमांड बढ़ गई सेकेंडरी साइड की। तो ट्रांसफार्मर में कभी भी प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड ऐसा डिफरेंस नहीं रहता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड डिफरेंस नहीं रहता है, ऑलवेज एक लेवल होनी चाहिए, डिफरेंस कभी नहीं होना चाहिए पावर में। इनपुट पावर और आउटपुट पावर, या प्राइमरी साइड का पावर और सेकेंडरी साइड का पावर, ये सेम होना चाहिए। और अगर कम ज्यादा है तो वो इफेक्ट को जीरो करना है, हम लोगों को न्यूट्रलाइज करना है, जीरो कर देना है, बैलेंस कर देना है। तो कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल है। सेकेंडरी साइड का लोड बढ़ाया आपने, करंट बढ़ा, तो पावर लेवल बढ़ेगा सेकेंडरी साइड का। तो सेकेंडरी साइड का अगर पावर लेवल बढ़ा है तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, प्राइमरी साइड का भी पावर लेवल बढ़ाता है, और वो करने के लिए वो प्राइमरी साइड का करंट लेवल बढ़ाता है। तो प्राइमरी साइड का जो करंट लेवल जो बढ़ाता है, उसे ही ट्रांसफार्मर जो प्राइमरी साइड का करंट लेवल बढ़ाता है ताकि वो प्राइमरी साइड का पावर लेवल बढ़ा सके, उसे ही एडिशनल प्राइमरी करंट या लोड कंपोनेंट बोला जाता है, और वो है I2 डैश। और वो इसीलिए बताया जाता है ताकि ट्रांसफार्मर में जो इफेक्ट है ना, कम ज्यादा पावर का, वो जीरो हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो वो इफेक्ट ये 180 डिग्री जो है, ये जो न्यूट्रलाइज इफेक्ट है, या जो डोमिनेंसी जो है किसी एक पर्टिकुलर सेकेंडरी साइड की, वो जीरो करने के लिए, और इनपुट और आउटपुट पावर लेवल सेम रखने के लिए, हम लोग जो है वो फेजर डायग्राम में ये इफेक्ट जो है वो कैसे बताते हैं, 180 डिग्री इफेक्ट से बताते हैं। तो सेकेंडरी साइड का करंट I2 बढ़ा है, तो ट्रांसफार्मर प्राइमरी साइड का भी करंट जो है एडिशनल प्राइमरी करंट ये बढ़ाता है, लोड कंपोनेंट I2 डैश बढ़ाता है। इसीलिए I2 और I2 डैश ये 180 डिग्री इफेक्ट से बताते हैं, ताकि वो न्यूट्रलाइज इफेक्ट जो है, बैलेंस इफेक्ट जो है वो आप बता सको। तो देखिए 180 डिग्री इफेक्ट से बताया हुआ है। आप देखिए, आप लोगों के पास I2 हम लोगों ने पहले ही बनाया था, आप देखिए ये I2 हम लोगों ने पहले ही बनाया था, तो ये I2 जहां था वहीं पे देखिए 180 डिग्री हम लोगों ने I2 डैश लिया हुआ है। ठीक है, I2 और I2 डैश इनके बीच में 180 डिग्री रिलेशन है। आप देखिए ये I2 का वेक्टर है, तो उसे मैंने ऊपर एक्सटेंड किया हुआ है I2 डैश। देखिए 180 डिग्री है पूरा, I2 और I2 डैश देखिए 180 डिग्री होगा, ये I2 है ऊपर, ये देखिए I2 डैश। तो 180 डिग्री इफेक्ट ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बैलेंस या स्टेबिलिटी इफेक्ट जो है ट्रांसफार्मर का, वो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। सेकेंडरी साइड का करंट अगर बढ़ता है लोड बढ़ने की वजह से, और सेकेंडरी साइड का पावर डिमांड अगर बढ़ता है, तो ट्रांसफार्मर खुद को अनस्टेबल होने से रोकने के लिए, जो गैप होता है दोनों साइड के पावर का, वो इक्वल करने के लिए, जीरो कर देने के लिए जो है वो प्राइमरी साइड का करंट बढ़ाता है, ताकि प्राइमरी साइड का पावर बढ़ जाए और इक्वल आ जाए सेकेंडरी के उतना। तो ये इफेक्ट 180 डिग्री से हम लोग बताते हैं। तो चलिए I2 डैश भी हम लोगों ने अभी तक रिप्रेजेंट कर लिया है फेजर डायग्राम में। तो चलिए आगे हम लोग अभी क्या बताएंगे, अभी I0 और I2 डैश जो है वो फेजर डायग्राम में हम लोगों ने बनाया है। अब इन दोनों वेक्टर का अगर आप लोग वेक्टर एडिशन लोगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड से, तो हम लोग I1 को बता पाएंगे। तो देखिए कैसा बताएंगे, सिंपल है। ये I0 का वेक्टर हम लोगों के पास था, तो I0 ये जो वेक्टर है उससे पैरेलल ये इमेजिनरी लाइन से एक वेक्टर बनाया है, और I2 डैश से पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन से ये वेक्टर बनाया है। तो यहाँ पे I0 और I2 डैश का ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर ये रहेगा I1, क्योंकि आप यहाँ देखिए I0 और I2 डैश का ये जो रिजल्टेंट रहेगा, इनका वेक्टर एडिशन ये रहेगा I1। तो इस तरह से हम लोगों ने I1 को भी रिप्रेजेंट ये अच्छे से कर लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फेजर डायग्राम में। काफी कम वेक्टर्स बचे हैं, आप बने रहिए मेरे साथ, वॉच कीजिए वीडियो को टिल द एंड, जल्दी फेजर डायग्राम ये कंप्लीट होगा। अभी हम लोग आगे फेजर डायग्राम में बताने वाले हैं वोल्टेज ड्रॉप्स को। तो पहले सेकेंडरी साइड के वोल्टेज ड्रॉप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, और बाद में प्राइमरी साइड जो है वहां के जो वोल्टेज ड्रॉप्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और लास्ट में एक V1 जो वेक्टर होता है वो बताएंगे, और डायग्राम कंप्लीट होगा। तो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज ड्रॉप्स की तरफ आते हैं। तो देखिए पहले ये देखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप्स को किस तरह से हम लोग बता पाएंगे, कंसेप्ट क्या है, टेक्निकल कंसेप्ट बेस क्या है। अब देखिए सिंपल होता है काफी। वोल्टेज ड्रॉप जो होते हैं वो V2 में ऐड करना होता है, क्योंकि देखिए 20 वोल्ट ये सेकेंडरी साइड में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है वो मिला के हम लोगों ने एग्जांपल लिया था। तो 20 ये जो है वो किस में ऐड करेंगे, हम लोग 80 में ऐड करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, 20 वोल्ट जब 80 वोल्ट में ऐड करेंगे तब 100 वोल्ट मिलेगा। इसका ही मतलब क्या हुआ,
मैंने एग्जांपल ही वो चीज के लिए लिया था ताकि आप फेजर डायग्राम अच्छे से समझ सको। आप देखिए 20 वोल्ट जो कि आपके दोनों ड्रॉप्स मिला के हैं वो मैं ऐड करूंगा 80 में, मतलब V2 में, मतलब ड्रॉप मैं V2 में ऐड करूंगा ताकि आपको E2 मतलब 100 वोल्ट मिल जाए। तो ये क्लियर हुआ कि जो वोल्टेज ड्रॉप है 20 वोल्ट वो 80 में ऐड करना है, मतलब V2 में ऐड करना है। आप देखिए 20 वोल्ट ये वोल्टेज ड्रॉप 80 में ऐड करना है, V2 में ऐड करना है ताकि आपको क्या मिले, E2 100 वोल्ट मिल जाए। तो V2 में जो है वो दोनों ड्रॉप ऐड करना है। तो पहले मैं रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड करूंगा, बाद में रिएक्टिव ड्रॉप ऐड करूंगा V2 में ताकि आपको E2 मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए थोड़ा यहां। देखिए रेजिस्टिव ड्रॉप का फॉर्मूला I2R2, ये देखिए रेजिस्टिव ड्रॉप, ये हो गया आपका रेजिस्टिव ड्रॉप, और ये वो करंट है I2 जिसकी वजह से ड्रॉप हुआ। तो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप, ये वो करंट। अब देखिए वोल्टेज ड्रॉप की बात चल रही है तो लोड का यहां कोई लेना देना नहीं है, तो आप लोड के नेचर को ना लाए, हम लोग वोल्टेज ड्रॉप बता रहे हैं तो आप वोल्टेज ड्रॉप के ही नेचर के बारे में बात कीजिए। और वोल्टेज ड्रॉप हम लोग कौन सा बताने जा रहे हैं, रेजिस्टिव ड्रॉप हम लोग सिर्फ बताने जा रहे हैं। तो नेचर क्या हुआ, रेजिस्टिव, क्योंकि हम लोग सिर्फ रेजिस्टिव ड्रॉप बताने जा रहे हैं। तो अगर रेजिस्टिव ये नेचर है और ये करंट और ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो रेजिस्टिव नेचर होने की वजह से करंट और वोल्टेज ड्रॉप ये एक ही जगह पे होगा। लेकिन देखिए वो तो ठीक है कि ये करंट I2 और वोल्टेज ड्रॉप ये एक ही जगह पे होगा, लेकिन आपको ऐड कहां करना है ये इंपॉर्टेंट है। तो वोल्टेज ड्रॉप कहां ऐड करना है, V2 में ऐड करना था। आप देखिए ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप जो है वो V2 में ऐड करना है 80 में। तो ये इसके लिए V2 में ऐड करना, इसके लिए देखिए एक चेंज मैं करूंगा यहां पे। देखिए ड्रॉप हमको V2 में ऐड करना है, तो यहां पे ये मेरे रिक्वायरमेंट है, अपने सिस्टम की ये रिक्वायरमेंट है अभी कि हम लोग करंट का जो वेक्टर है I2 उसे शिफ्ट करें। एक्चुअल जो लोकेशन है करंट वेक्टर I2 का फेजर डायग्राम में, वो देखिए क्या है। ये आपका एक्चुअल लोकेशन हुआ I2 ये वेक्टर का, लेकिन मुझे उसकी जरूरत जो है वो V2 के पास है, क्योंकि मुझे वोल्टेज ड्रॉप V2 में ऐड करना है। तो देखिए फेजर डायग्राम में अगर आपको शिफ्ट करना होता है वेक्टर्स को तो आप शिफ्ट कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो किसी दूसरे लोकेशन में, लेकिन आपको एग्जैक्टली पैरेलल उसे बताना होगा ऐसे केस में। तो कैसे हम लोग बताएंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, मैंने वही किया है। ये देखिए ये एक्चुअल लोकेशन है वेक्टर I2 का, तो ये जो लोकेशन है वेक्टर I2 का उससे पैरेलल वेक्टर जो है, आप देखिए I2 का एग्जैक्टली इससे, ये I2 का जो वेक्टर है उससे पैरेलल वेक्टर मैंने यहां बनाया हुआ है। आप देखिए देखिए नाम दिया है I2 यहां पे, देखिए ये I2 का वेक्टर मैंने बताया, इससे पैरेलल मैंने ये निकाला है क्योंकि मुझे वो I2 वेक्टर की जरूरत V2 वेक्टर के पास थी। तो मैंने क्या किया है, I2 यहां था लेकिन उससे पैरेलल मैंने ये V2 से उसे बनाया है क्योंकि मुझे उसकी जरूरत यहां है। तो चलिए आप कंसीडर कीजिए कि यहां पे I2 है। अब देखिए हम लोग यहां थे तो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप जो आप लोग बता रहे हैं रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप, और ये वो करंट जिसकी वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो क्या हुआ, नेचर रेजिस्टिव है तो करंट और वोल्टेज ड्रॉप ये एक ही जगह पे रहेगा, क्योंकि नेचर ही रेजिस्टिव है तो इन फेज रिलेशनशिप रहेगा वोल्टेज और करंट के बीच में। तो हम लोगों ने वही बताया है। आप देखिए ये हो गया आपका करंट जो अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो जहां करंट है वहीं पे वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों ने बताया। देखिए I2R2 ये रेजिस्टिव ड्रॉप है, ये वहीं पे है जहां पे आपका करंट है। देखिए करंट इज इन फेज विद वोल्टेज या फिर वोल्टेज इज इन फेज विद करंट, एक ही जगह पे है। तो इस तरह से V2 में जो है हमने अभी तक क्या ऐड किया है, रेजिस्टिव ड्रॉप जो है वो ऐड कर लिया है। अब देखिए V2 में जब रेजिस्टिव ड्रॉप आप लोगों ने ऐड कर लिया तो अभी वो कंप्लीट हो गया, तो अभी क्या ऐड करना बचा रहेगा, रिएक्टिव ड्रॉप। तो देखिए बीच में कुछ दूसरा मत आने दीजिए वेक्टर, रेजिस्टिव ड्रॉप आपने V2 में ऐड किया तो वहीं पे आप रिएक्टिव ड्रॉप ऐड कीजिए। तो वहां देखिए यहां कॉन्सेंट्रेट करना होगा। देखिए I2H2 ये रिएक्टिव ड्रॉप है और ये वो करंट I2 जिसकी वजह से ड्रॉप हुआ। अब देखिए रिएक्टेंस का नेचर क्या होगा, डेफिनेटली बाइंडिंग का रिएक्टेंस है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ही होगा। देखिए रिएक्टेंस, तो देखिए ये हुआ वोल्टेज ड्रॉप, इंडक्टिव ड्रॉप या रिएक्टिव ड्रॉप, और ये वो करंट जिसकी वजह से ये ड्रॉप हुआ। तो देखिए ये नेचर कैसा रहेगा, इंडक्टिव ड्रॉप है। ये रेजिस्टिव ड्रॉप आप अलग से बता चुके हैं, तो अभी सिर्फ आप इंडक्टिव ड्रॉप बता रहे हैं। तो इंडक्टिव ड्रॉप है तो करंट ये 90 डिग्री पीछे होगा, बिल्कुल सिंपल है। इंडक्टिव ड्रॉप है क्योंकि रेजिस्टिव ड्रॉप अलग से बता चुके हैं, तो अभी सिर्फ इंडक्टिव ड्रॉप है और प्योरली इंडक्टिव ड्रॉप आप बता रहे हैं, तो करंट 90 डिग्री पीछे। अब देखो करंट को 90 डिग्री पीछे बताना है तो करंट तो हम लोगों ने पहले बता दिया है, तो हम लोग वोल्टेज को 90 डिग्री आगे बताते हैं ताकि ऑटोमेटिकली करंट ये 90 डिग्री पीछे दिखे। तो देखिए हम लोगों ने वही किया है। देखिए ये करंट का वेक्टर हम लोगों के पास था। अब देखिए वेक्टर देखिए एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो एरो का टिप ये I2H2 के पास है, मतलब रिएक्टिव ड्रॉप के पास है तो वो आगे हुआ, और टेल ये करंट के वेक्टर के पास है तो वो पीछे हो गया। इसका मतलब देखिए करंट ये 90 डिग्री वोल्टेज ड्रॉप के पीछे है। ठीक है, देखिए वेक्टर का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है,
एरो का टिप ये I2 X2 के पास है, मतलब वो आगे हुआ, और टेल ये I2 के पास है तो वो पीछे हो गया, तो करंट 90 डिग्री पीछे है, तो वही चाहिए था हम लोगों को। तो इस तरह से अभी क्या दिख रहा है, देखिए फेजर डायग्राम में V2 जो है उसमें पहले रेजिस्टिव ड्रॉप आप लोगों ने ऐड किया, V2 में पहले रेजिस्टिव ड्रॉप आप लोगों ने ऐड किया, वो कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर रिएक्टिव ड्रॉप ऐड किया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये दोनों ड्रॉप रेजिस्टिव और रिएक्टिव ये V2 से बनाए हैं, मतलब V2 में ऐड हो चुके हैं। तो V2 में रेजिस्टिव और रिएक्टिव ड्रॉप ऐड हो चुके हैं, तो आपको क्या मिलेगा, E2 मिल रहा है या दिख रहा है E2। तो इस तरह से देखिए दोनों ड्रॉप आपने V2 में ऐड किए तो क्या मिल रहा है, E2 मिल रहा है। तो ठीक है, वापस एक बार देखिए, ये दोनों ड्रॉप ये V2 में ऐड किए हैं आपने, देखिए V2 में पहले रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड किया, बाद में रिएक्टिव ड्रॉप ऐड किया, आपको क्या मिला है, E2 मिला है। तो इस तरह से देखिए ये जो ड्रॉप्स है ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस तरह से अभी आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि मैंने V2 जो है वो यहां अज्यूम क्यों किया था, क्योंकि देखिए E2 और V2 के बीच में ये गैप मैंने इतना एंगुलर गैप बताया था, क्योंकि ताकि मैं यहां पे क्या बता सकूं, ड्रॉप के वेक्टर बता सकूं, क्योंकि E2 ये वैल्यू से भी इक्वल नहीं है V2 से, क्योंकि उनके बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और आप इन फेज भी नहीं बता पाओगे, तो इसलिए हम लोगों ने उसको अज्यूम किया था यहां से। तो चलिए सेकेंडरी साइड के पूरे वेक्टर्स ये अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं, ड्रॉप्स भी मैं बता चुका हूं। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं प्राइमरी साइड के ड्रॉप्स के तरफ। तो देखिए जो रिलेशन सेकेंडरी साइड में था वोल्टेज ड्रॉप्स का, वो सेम रिलेशन प्राइमरी साइड में भी होगा ऐसा नहीं है। तो प्राइमरी साइड का क्या रिलेशन है वो आप देखिए। पहले प्राइमरी साइड में देखिए ये जो ड्रॉप्स है 20 ये 80 में ऐड करना है, मतलब E1 में ऐड करना है ताकि आपको 100 V1 मिल जाए। तो देखो किसमें ऐड करना होता है, ये रिलेशन चेंज होते हैं आप अपने साइड में। अब देखिए ये दोनों ड्रॉप जो है रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप ये मिला के 20 है, तो 20 किसमें ऐड होगा, 80 में ऐड होगा, मतलब E1 में ऐड होगा। मतलब आपने क्या सीखा कि प्राइमरी साइड में जो वोल्टेज ड्रॉप्स है रेजिस्टिव एज वेल एज रिएक्टिव बोथ, ये ऐड किसमें होना है, E1 में होना है, 80 में होना है। 20 ये 80 में ऐड करना है आपको, ताकि क्या मिलेगा, V1 मतलब 100 वोल्ट मिलेगा। तो आपको वोल्टेज ड्रॉप किस में ऐड करना है, दोनों E1 में ऐड करना है, 80 में ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग वोल्टेज ड्रॉप ऐड करते हैं E1 में, तो ऐड तो कर लेंगे E1 में ड्रॉप्स को या ड्रॉप्स के वेक्टर को, लेकिन जैसा सेकेंडरी साइड में आपने करंट के वेक्टर को शिफ्ट किया था, आपने ओरिजिनल लोकेशन से कंसीडर किया था किसी दूसरे लोकेशन पे जहां वोल्टेज ड्रॉप ऐड करना था, वैसा प्राइमरी साइड में भी करना होगा। तो पहले हम लोग वो करते हैं, तो मैंने वही किया है। देखिए हमारे पास ये I1 का वेक्टर पहले हम लोगों ने बनाया था, तो अभी हमको ड्रॉप्स जो है वो E1 में ऐड करना है, तो इसीलिए ये जो I1 का वेक्टर है ये मैंने शिफ्ट किया है और वो E1 से मैंने ये बनाया है। आप देखिए ये जो ओरिजिनल लोकेशन है, ये प्राइमरी करंट I1 का ये जो वेक्टर है उसका ये ओरिजिनल लोकेशन है। तो मैंने क्या किया, ये वेक्टर के पैरेलल वेक्टर ये E1 से यहां बनाया है। देखो ये देखो I1 नाम दिया है, ये पूरा वेक्टर जो है वो I1 है। ये जो वेक्टर है I1 का उसे शिफ्ट किया है, यहाँ पे पैरेलल बनाया है, क्योंकि मुझे वो I1 की जरूरत वहां थी जहां E1 था। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे ड्रॉप जो है, ये दोनों ड्रॉप जो है ये E1 में ऐड करने थे, इसलिए मैंने करंट को शिफ्ट कर लिया, जहां E1 था वहां बनाया है I1 को। तो चलिए ड्रॉप्स की बात करते हैं। तो देखिए करंट तो शिफ्ट हो चुका है, तो सबसे पहले देखिए रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड करते हैं। तो आप देखिए यहां थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ये रेजिस्टिव ड्रॉप है I1R1 और ये वो करंट जिसके वजह से ये ड्रॉप हुआ। तो क्या होगा, रेजिस्टिव ड्रॉप का नेचर है आर रेजिस्टिव है, तो करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, तो करंट वही रहेगा जहां पे वोल्टेज है। तो हम लोगों ने वही बताया। आप देखिए ये आपका करंट का वेक्टर है, तो करंट का जहां वेक्टर है वहीं पे I1R1 मैंने बताया है। इसका मतलब ये है रेजिस्टिव ड्रॉप, तो ये वोल्टेज ड्रॉप वहीं पे जहां पे करंट है। तो चलिए इस तरह से दोनों एक ही जगह पे रहेंगे। और अभी ऐड हमको E1 में करना था, तो वो भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए आपको ड्रॉप्स ये E1 में ऐड करना है, आपको ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो E1 में 2080 में ऐड करना है, E1 में ऐड करना है वोल्टेज ड्रॉप। तो देखिए E1 में अभी रेजिस्टिव ड्रॉप ये ऐड हो चुका है, तो अभी मैं रिएक्टिव ड्रॉप को बताने जा रहा हूं। तो देखिए यहां कॉन्सेंट्रेट कीजिए, लास्ट में यहां I1X1 ये रिएक्टिव ड्रॉप है और I1 ये वो करंट जिसके वजह से वो ड्रॉप हो रहा है। तो देखिए रिएक्टर से इंडक्टिव रिएक्टर से, आपने रेजिस्टिव ड्रॉप ये अलग से बता दिया है, अभी हम लोग इंडक्टिव ड्रॉप बता रहे हैं, रिएक्टिव ड्रॉप बता रहे हैं। तो प्योरली इंडक्टिव ड्रॉप बता रहे हैं, तो करंट ये 90 डिग्री पीछे होना चाहिए। अब करंट 90 डिग्री पीछे होना चाहिए मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे होना चाहिए, एक ही बात है। तो देखिए हम लोगों ने वही बताया, ये करंट का वेक्टर हमारे पास था, तो देखिए वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ये देखिए। तो एरो का टिप ये वोल्टेज ड्रॉप के पास है तो वो आगे हुआ, और टेल ये करंट के पास है तो वो पीछे हो गया, तो करंट ये 90 डिग्री पीछे दिख रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ है,
ये जो आपका E1 है उसमें पहले रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ तो रिएक्टिव ड्रॉप ऐड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो E1 का वेक्टर है उसमें ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप के वेक्टर्स आपने ऐड किए हैं E1 में। अब देखिए E1 में 80 में दोनों ड्रॉप्स 20 वोल्ट आपने ऐड किए हैं, तो आपको क्या मिलेगा? V1 मिलेगा, 100 मिलेगा। तो फेजर डायग्राम में वही दिखना चाहिए जो यहां होता है। तो आप देखिए ड्यूअल, क्योंकि देखिए ये कंसेप्ट जो है, ऑपरेशन जो है, ये बेसिक एलिमेंट्री मॉडल जो है वो और ये फेजर डायग्राम ये एक दूसरे के ड्यूअल इमेज है, मिरर इमेज है। तो जहां ऑपरेशन में आपको जो चीज दिख रही है वही यहां रिप्रेजेंट होनी चाहिए। तो दोनों ड्रॉप E1 में ऐड करने के बाद V1 ही मिलना चाहिए। तो आप देखिए ये E1 में रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड किया है, वो कंप्लीट नहीं हुआ तो रिएक्टिव ड्रॉप स्टार्ट हो गया, वो भी ऐड किया। तो ये दोनों ड्रॉप जब E1 में ऐड हो चुके हैं तो V1 मिलना चाहिए। देखो दिख रहा है आपको V1। देखिए E1 में पहले रेजिस्टिव ड्रॉप ऐड किया, वो यहां कंप्लीट हुआ, बाद में रिएक्टिव ड्रॉप ऐड किया, तो रेजिस्टिव ड्रॉप और रिएक्टिव ड्रॉप ये हमने E1 में ऐड किया तो क्या मिला? V1 मिल गया। तो इस तरह पूरा जो फेजर डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर when load is capacitively dominant in nature हम लोगों ने अभी भी देखा। तो फेजर डायग्राम तो कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग इसमें फेज एंगल्स बताएंगे, क्योंकि देखिए फेजर डायग्राम is a diagram which gives the angular relationship between different types of alternating quantities। और अभी तक अगर आपने फेज एंगल्स नहीं बताया है तो कंप्लीट नहीं होगा अच्छे से आपका फेजर डायग्राम। तो आप लोग इसमें फेज एंगल्स बताइए, काफी इजी होते हैं, तीनों एंगल्स बताने होते हैं, पावर फैक्टर एंगल्स बताने होते हैं दोनों साइड के, प्राइमरी और सेकेंडरी, और एक लोड एंगल बताना होता है डेल्टा। तो हम लोग एक एक बताते हैं। देखिए सबसे अभी तक मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि थोड़ा विजिबिलिटी प्रॉब्लम होता है, तो अभी डायग्राम आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो लास्ट में अभी हम लोग बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले सेकेंडरी साइड का बताते हैं। सेकेंडरी साइड देखिए लोड का वोल्टेज है V2, लोड का करंट है I2, तो उसके बीच में V2 और I2 के बीच में जो एंगल होता है उसे बोल सकते हैं पावर फैक्टर एंगल φ2। तो देखिए ये लोड का वोल्टेज होगा V2 और ये लोड का करंट है I2। तो देखिए ये जो आपका एंगल है ये रहेगा आपका φ2। तो φ2 ये पावर फैक्टर एंगल है विच इज द एंगल बिटवीन लोड वोल्टेज V2 एंड लोड करंट I2। तो आप देखिए ये लोड वोल्टेज का वेक्टर V2 है और ये लोड करंट I2, तो ये दो वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है वो है φ2, पावर फैक्टर एंगल which is the angle between voltage and current। तो ये हो गया सेकेंडरी साइड का पावर फैक्टर एंगल। वैसे ही प्राइमरी साइड का भी पावर फैक्टर एंगल रहेगा। तो प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर एंगल मतलब क्या? ये V1 या आपने प्राइमरी वाइंडिंग को अप्लाई किया हुआ वोल्टेज है और उस वजह से ये जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I1। तो V1 और I1 के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा φ1, पावर फैक्टर एंगल φ1। तो वो भी हम लोग बताएंगे अभी। तो ये V1 का वेक्टर है और ये I1 का, तो हम लोग यहां बताएंगे। देखिए ये V1 का वेक्टर है और ये I1 का, ये देखिए। तो इसके बीच में ये जो एंगल है मैं यहां बताता हूं, ये रहेगा φ1। तो देखिए मैं बार बार बता रहा हूं V1 और I1 के बीच में जो एंगल रहेगा वो रहेगा φ1, पावर फैक्टर एंगल φ1। तो देखिए ये आपका V1 का वेक्टर है ये पूरा, ठीक है, ये I1 का वेक्टर है। तो V1 और I1 के वेक्टर के बीच में ये जो एंगल है वो रहेगा φ1। तो ये तो हो गए दो एंगल, पावर फैक्टर एंगल्स। अभी एक लास्ट एंगल बताना है जो है आपका डेल्टा, जो रहेगा लोड एंगल। अब लोड एंगल ये ऑलवेज E2 और V2 के बीच में होता है, तो पहले तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और बाद में देखेंगे इसको लोड एंगल क्यों बोला जाता है। तो देखिए E2 और V2 के बीच में हम लोगों को बताना है। तो ये देखिए ये E2 है और ये आपका V2 हो गया। तो यहां मैं बताता हूं, ये देखिए ये आपका E2 का वेक्टर है और ये है आपका V2 का वेक्टर। तो इसके बीच में ये जो एंगल रहेगा वो रहेगा डेल्टा। मैं यहां पे भी बता सकता हूं ये E2 और V2 के बीच में, E2 और V2 के बीच में जो एंगल है वो है लोड एंगल डेल्टा। अब देखिए ये क्यों लोड एंगल बोलते हैं, क्योंकि देखिए लोड आपने कनेक्ट किया है इसीलिए सेकेंडरी साइड क्लोज हुआ, करंट फ्लो हुआ और वाइंडिंग में करंट फ्लो हुआ, इसलिए तो वाइंडिंग में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है मतलब E2 और V2 के बीच में जो आपने वोल्टेज ड्रॉप्स बताया है, या E2 और V2 ये एक ही जगह पे नहीं बताया क्योंकि उसके बीच में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो क्यों हो रहा था? क्योंकि वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है, आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है इसलिए सर्किट क्लोज है। तो इस वजह से E2 और V2 के बीच में जो फेज एंगल दिख रहा, जो डिफरेंस दिख रहा, एंगुलर डिफरेंस दिख रहा फेजर डायग्राम में, वो लोड एंगल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, यही रीजन है। ओके, तो देखिए इस तरह से अभी आपका फेजर डायग्राम ये पूरा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से हम लोगों ने अभी अच्छे से देखा ऑपरेशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर व्हेन लोड इज कैपेसिटिवली डोमिनेंट इन नेचर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे चैनल इलेक्ट्रिक के साथ। आज के वीडियो का जो कंटेंट है वो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूले। आप बने रहिए मेरे साथ, ऐसे हम लोग कुछ आगे
कुछ वीडियोस में अच्छे कंसेप्ट जो है ट्रांसफार्मर के, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।